नमस्कार साथी। जैसा कि पिछले जो वीडियो में है उसमें आपने देखा था कि PSIR ऑप्शनल के बारे में मैंने जो है क्रमवार तरीके से आगे बढ़ रहा था। साथ ही में मैंने ये भी कोशिश करा है कि ऑप्शनल पेपर के साथ ही जो ऑप्शनल पेपर का एक छोटा सा भाग है भारत की राज्य व्यवस्था, उसके पाठ्यक्रम और साथ में पाठ्यक्रम के साथ साथ उसके सारे टॉपिक को क्रमवार तरीके से हम पढ़ें। तो उस संदर्भ में मैंने सोचा कि पहले उन सिलेबस को समझ ले, क्योंकि जिस तरीके से PSIR के सिलेबस को समझना थोड़ा सा मुश्किल, और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि क्योंकि अगर आपने सिलेबस को सही तरीके से समझ लिया तो आपको किताबें पढ़ने में या टॉपिक जो अंदर है उसको पढ़ने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं और आपके सामने सिलेबस वो होता है कि किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट है। तो उसी संदर्भ में मैं भारतीय राज्य व्यवस्था को, चाहे वो UPSC के हो, चाहे वो PCS के कोई बच्चे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिलेबस हो, चाहे वो नेट JRF के सिलेबस हो, तो आप समझ रहे हो, या चाहे GS पेपर के सिलेबस हो, जो आपके भारत की राज्य व्यवस्था है वो सिलेबस एक ही होता है। उसी में थोड़ी बहुत किसी टॉपिक को आप कम कर देते हो, किसी को ज़्यादा कर देते हो। तो चलिए हम पाठ्यक्रम पे आते हैं, और उसी तरीके से जिस तरीके से PSIR, जिस तरीके से हमने पूरे UPSC के सिलेबस को समझा था, उसी तरीके से हम जो भारत की राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, उसके सिलेबस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोरिलेट हो रही है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सिलेबस शुरू होती है वो भारत के इतिहास से होती है, मीन्स ब्रिटिशर्स काल से होती है। अगर आप ब्रिटिशर्स काल की बात करो तो ब्रिटिशर काल में आप देखोगे कि 1600 ईस्वी में क्या कहते हैं, कुछ एक जत्थे जो है, छोटा सा समूह एक ब्रिटेन से हमारे भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए, और ये 1773 होते होते हुए व्यापार का एक बड़ा रूप ले लेती है। तो 1773 से लेकर के 1858 तक जो आप देखेंगे वो कंपनी का शासन होगा, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग 1 के आपके टॉपिक 1 में दिखाई देंगे, है ना। 1773 से लेकर के 1858 तक, फिर 1858 से लेकर के 1947 तक, क्योंकि 1858 में आप समझ रहे हैं कि भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कह सकते हो या सिपाही विद्रोह कह सकते हो, वो होती है। तो इसलिए जो ब्रिटेन की क्राउन है उनको ये लगते हैं कि हमें अगर भारत पे कब्जे करने हैं या बेहतर तरीके से पकड़ बनाई रखनी है तो 1800 जो, तो यहाँ के प्रशासनिक, राजनीतिक और भी या वित्तीय सारी व्यवस्था पे हमें पकड़ बनानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि सारा जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं सारे कार्य, ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी में। चूंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, तो जब आज़ाद हो गया तो हम तो अब ब्रिटिशर्स के बनाए गए विधि या कानून पे हम काम नहीं कर सकते, तो हमें एक नए विधि की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम संविधान कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो दी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी प्रक्रिया आएंगी। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है संविधान सभा की गठन की बात होगी, उसके कार्यप्रणाली किस तरीके से काम करते हैं, समितियां किस तरीके से बनती हैं, ये होगी। जब हमने संविधान बना लिया, विधि बना लिया, तो दूसरे जो स्टेप हमें उठाने हैं, है ना, तो उसमें आप देखेंगे संविधान की विशेषता ये भी देखेंगे, जाहिर सी बात है ये टॉपिक के रूप में आएगा। उसके बाद संविधान का एक जो मूल हिस्सा है, जो प्रस्तावना है, कोई भी बुक्स उठाते हैं तो सबसे पहले आप प्रस्तावना की बात करते हैं। आप देखेंगे कि उस बुक के बारे में क्या है, कंटेक्स्ट वो लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो प्रस्तावना किसी भी बुक की जो एसेंस है, जो आप कहना चाह रहे हो किसी किताब में, वो मूल अंश होता है। उसी तरीके से संविधान का एक हिस्सा कह लीजिए या पूरी तरीके से संविधान का एक संक्षेप रूप कह लीजिए, वो प्रस्तावना है आपकी, है ना। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी विधि बना लिए खुद को रहने के लिए, साथ में आप प्रस्तावना की बात कर लिए। अब जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे जब आपने विधि का निर्माण कर लिया तो सबसे पहला जरूरत होता है हमें क्षेत्र की। हम रह कहाँ रहे हैं, जंगल जमीन की, है ना, जड़ जंगल जमीन की। तो जमीन की बात अब करें तो क्षेत्र और राज, तो हम एक ऐसे समूह का, एक ऐसे विधि बना लिए, तो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जिस व्यवस्था में एक बड़ा क्षेत्र है जिसको आप संघ बोल रहे हैं, और एक छोटा क्षेत्र है जिसको आप राज यानी प्रांत बोल रहे हैं। इसके बाद अगर आप पढ़ लिए तो हम नागरिकता भी, एक व्यक्ति के तौर पे हमारी नागरिकता, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, क्या किस जगह कर सकते हैं, कहाँ व्यापार कर सकते हैं, कहाँ टहल सकते हैं, इसकी नागरिकता की भी बात है ना। अब नागरिकता के बाद आएंगे तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति के तौर पे आपके अधिकार, एक व्यक्ति को संपन्न, एक इंडिविजुअल को संपन्न तभी बनाता है, एक व्यक्ति के तौर पे स्थापित तभी करता है जब उसके पास फंडामेंटल अधिकार हो, राइट्स हो। उस राइट्स में पढ़ेंगे हम पूरी तरीके से। उसके बाद राइट्स, अब राज्य के काम क्या है, यानी सरकार क्या क्या काम कर सकती है आपके लिए। तो सरकार को आपकी स्कूल की व्यवस्था करानी है, सरकार को आपकी हेल्थ की व्यवस्था करानी है, सरकार को आपको पानी की व्यवस्था करानी है। ये कल्याणकारी योजना है जिसको आप DPSP बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, ये पढ़ोगे।
उसके बाद आपने देख लिया कि व्यक्ति को अधिकार तो दे दिया, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी बनता है, तो मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे आप। उसके बाद मूल कर्तव्य के साथ आप देखेंगे कि संविधान में जो त्रुटियां रही हैं उस त्रुटियों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि संविधान का संशोधन है ना। साथ में संविधान की मूल संरचना क्या है इसको भी पढ़ेंगे। भाग 2 की बात करें तो सरकार की कार्य प्रणाली होगी, है ना, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो भाग 2 में अगर आपने देखे तो संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे, संसद का निर्माण कैसे होता है, संसदीय व्यवस्था कैसे काम करती है, सरकार कैसे काम करती है। उसके बाद संघीय व्यवस्था देखेंगे। संघीय व्यवस्था में आप देखेंगे कि संविधान की सीमाएं क्या हैं, संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या हैं। केंद्र राज्य संबंध को पढ़ेंगे कि केंद्र भी है और राज्य भी है, यानी प्रांत भी है, उसके संबंध को पढ़ना है। साथ में आप अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ेंगे कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में अगर जैसे नदी पानी की बंटवारे से संबंधित है या लैंड इशू से संबंधित है, उसकी टकराहट से कैसे बचा जाए, ये चीज़ है। साथ में आप आपातकालीन उपबंध भी पढ़ेंगे कि जब किसी तरह की सिस्टम फेल्योर हो या किसी तरह की दंगे की स्थिति हो जाए तो आप इस स्थिति में किस तरीके से सरकार को बेहतर बनाओगे या नागरिकों पे पकड़ बनाए रखोगे। उसके बाद आप केंद्र सरकार में आओगे, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार में आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। और ये तीनों जो हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलाकर के संसद का निर्माण करेगी आपको। उसके कर्तव्य क्या हैं, उनके गठन कैसे होते हैं, है ना। उसके बाद उपराष्ट्रपति को हम अलग से पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को अलग से पढ़ेंगे, साथ में प्रधानमंत्री को अलग से पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री की सारी। उसके बाद हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, उसका गठन कैसे होती हैं। साथ में मंत्रिमंडलीय समितियों को पढ़ेंगे, संसद को पढ़ेंगे, पार्लियामेंट को, संसद की संरचना को पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा इसी में आ जाएंगे। साथ में संसदीय समितियां पढ़ेंगे, संसदीय मंच पढ़ेंगे और उच्चतम न्यायालय की गठन कैसे होती हैं, समझ रहे हैं, इस चीज़ को पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम राज्य सरकार के हिस्से में भाग 4 में आ जाएंगे। जब राज्य सरकार की बात आप करते हो तो राज्य सरकार में जाहिर सी बात है राज्यपाल की सबसे पहले हम बात करेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रपति का हम केंद्र सरकार में बात किए थे, जिस तरीके से हम केंद्र सरकार में हम प्रधानमंत्री की बात करे थे, उसी तरीके से हम यहाँ मुख्यमंत्री की बात करेंगे, उसी तरीके से हम यहाँ मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, है ना। राज्यों में भी होगा, राज्य विधानमंडल होगा, जहाँ जहाँ राज्यों के जो है 2 रूप हैं, है ना, एक क्या कहते हैं विधान परिषद और दूसरा विधानसभा, है ना, अपर सदन और लोअर सदन, है ना। इसी तरीके से हम जैसे उच्चतम न्यायालय पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। साथ में अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो साथ में आप देखेंगे कि भाग 5, तो भाग 5 में आप ये भी देखेंगे कि पंचायती राज किस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद नगर निगम हम किस तरीके से पढ़ेंगे। भाग 6 में अगर केंद्र और उसके विशेष क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। साथ में भाग 7 की बात करें तो संवैधानिक निकाय की बात करेंगे, जिसमें निर्वाचन आयोग आ जाएगा, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग आ जाएगी, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग आ जाएगी, जिसमें वित्त आयोग आ जाएगी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आयोग आ जाएगी, है ना। इसमें भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयोग आ जाएगी, भारत का महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक का भी आ जाएगा। भाग 8 में गैर संवैधानिक निकाय की बात आप करेंगे, जिसमें योजना आयोग आ जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय विकास परिषद की बात आएगी, राज्य मानव अधिकार आयोग आ जाएगी, राज्य सूचना आयोग आ जाएगी, ये है। केंद्रीय सतर्कता आयोग आ जाएगी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आ जाएगी, सीबीआई जिसे बोलते हैं आप। भाग 9 में आप असंवैधानिक आयाम को देखेंगे, जिसमें सहकारी समितियां, राजभाषा क्या होती हैं, लोक सेवाएं क्या होती है, अधिकरण क्या होती है, हिंदी भाषा में संविधान का पाठ, मतलब ये सारी पढ़ेंगे। भाग 10 में आप राजनीतिक गतिशीलता देखेंगे, पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, मतलब राजनीति में जो बदलाव भी तो हो रही है, राजनीति बढ़ भी तो रही है आगे की तरफ, जैसे जैसी जरूरत पड़ रही है उस तरीके से राजनीति उन्मुख भी हो रही है। तो उसमें हम राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ेंगे, किस तरीके से भारत में पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, किस तरीके से उसका गठन होता है, क्या क्या गठन करने के निकाय हैं, नियम है ना। फिर निर्वाचन को पढ़ेंगे, उसके निर्वाचन कैसे होते हैं, चुनाव सुधार क्या है ना। साथ में दल परिवर्तन संबंधित कानून भी पढ़ेंगे, दबाव समूह भी पढ़ेंगे। भाग 11 में आप संविधान की कार्य प्रणाली को देखेंगे, भाग 12 में परिशिष्ट को देखेंगे। तो ये आपके जो है ना, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के संक्षेप में या लेमन लैंग्वेज में आप कह लीजिए सिलेबस है, और इस सिलेबस के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपने सिलेबस को कोरिलेट कर लिया तो आप समझ लिए। अगर मैं सिनॉप्सिस के तौर पे देखूं तो आप इतिहास के पाठ्यक्रम को छोड़ दीजिए, यानी भारत की राज्य व्यवस्था में इतिहास वाला स्थिति जो है 1773 से लेकर के 1858 से लेकर के 1947, उसको आप छोड़ दीजिए। 1947 के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें विधि के एक व्यक्ति के तौर पर विधि की आवश्यकता पड़ती है, तो संविधान का निर्माण। उसके बाद विधि के बाद हमें जमीन की जरूरत पड़ती है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का निर्माण। उसके बाद हम मूल अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे कि राज्य क्या कर सकती है हमारे लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि साथ में हमें ये भी जरूरत पड़ गई है कि हमें तो क्या कहते हैं अधिकार मिल गए हैं, हमें कर्तव्य भी चाहिए। तो आप मूल कर्तव्य को भी देखेंगे
साथ में आप ये भी देखेंगे कि सरकार किस तरीके से काम करती है, तो केंद्र सरकार की बात करेंगे आप, फिर राज्य सरकार किस तरीके से काम करती है, और उसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और राज्य में जाएंगे तो उसी तरीके से राज्यपाल, राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसी तरीके से आप संसद में देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से राज्य में अगर आप देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद, जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ये आपका भारत की राज्य व्यवस्था का, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो किसी भी स्टेट का, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे अगर आप बात करें कि किसी भी ग्रेजुएशन लेवल की या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की एग्जाम हो, ये आपका कुल मिलाकर के भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की पूरी सिलेबस है। और इस सिलेबस को सही तरीके से समझ लेंगे तो आपको जो बड़ी बड़ी बुकें हैं, लाइक दैट, नाम लेना सही नहीं समझता हूँ, कोई भी बुक है, तो उस बुक को आप देखेंगे तो सही तरीके से आपको समझ में आएगा, आप अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे। जो राजनीति शास्त्र के बच्चे नहीं भी हैं उनको भी बहुत आसानी से समझ आएगी। तो इस चीज़ को, इस सिलेबस को यहीं ख़त्म करते हैं, और साथ में अगला वीडियो जो बनेगा हम फिर से लौटेंगे पीएसआईआर ऑप्शनल पे, और पीएसआईआर ऑप्शनल में जो हमारा इस सेक्शन का जो पहला बचा हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।